CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। पृष्ठ संख्या 127। अध्याय 11। कविता का कमाल। इस पाठ के प्रारंभ में दाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके आप इस अध्याय की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि कैसे पैसे कमाए। अचानक उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियां पुरस्कार में मिलेंगी। मदन चौकन्ना हो गया। 100 अशर्फियां? यह तो बना बनाया अवसर है। वह सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची ना थी। इस पृष्ठ पर कुछ चित्र हैं। पहले चित्र में मदन की माता मदन से पैसे कमाकर लाने के लिए कह रही हैं। दूसरे चित्र में एक गांव का दृश्य है, जिसमें ढिंढोरा पीटने वाला गांव वालों को सूचना दे रहा है कि कविता सुनाने वाले को पुरस्कार मिलेगा, और यह बात सभी गांव वाले ध्यान से सुन रहे हैं। पृष्ठ संख्या 128। क्या सुनाएगा वहां पहुंचकर? उसने सोचा कि रास्ते में कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली। खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। मदन बोल पड़ा, सुरुर सुरुर का पीबत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। इतने में उसे पेड़ की एक डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। पत्तियों के बीच से वह सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई, हम जानत का ढूंढत हैं। यहां इस पृष्ठ पर कुछ चित्र हैं। पहले चित्र में मदन कुछ ध्यानपूर्वक देख रहा है। दूसरे चित्र में कुत्ता अपने पंजों से जमीन को खोद रहा है। तीसरे चित्र में एक भैंस तालाब से पानी पी रही है। चौथे चित्र में एक चिड़िया पत्तों की आड़ में इधर उधर झांक रही है। यहीं पर एक चित्र है, मदन कुछ कह रहा है। पृष्ठ संख्या 129। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। इतने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था, तभी उसे सर्र की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। उसने आगे की पंक्तियां भी तैयार कर लीं। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी।
राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया, आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं? उस आदमी ने उत्तर दिया। मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा? मदन ने सोचा कि अवश्य यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन हैं साहब? उत्तर मिला, धन्नु शाह। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। धन्नु शाह भाई, धन्नु शाह, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है, धन्नु शाह भाई, धन्नु शाह। यहाँ इस पृष्ठ पर दो चित्र हैं। पहले चित्र में एक सांप है जो जमीन पर रेंग रहा है। दूसरे चित्र में मदन उस सांप को देखकर चौंक कर उसे देख रहा है। पृष्ठ संख्या 130। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का? पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई थी। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। यहीं पर एक चित्र है जिसमें मदन राजा और दरबारियों के सामने अपनी कविता सुना रहा है। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उनको सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बूझ पाएं। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वही धन्नु शाह था जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। यहीं पर एक चित्र में राजा अपने राजमहल की अटारी पर खड़े हैं और कुछ सोच रहे हैं। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो वे चौंक कर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वे पानी लाए थे। धन्नु शाह ने उठकर एक आध घूंट निगला। तभी राजा साहब बोले, सुरुर सुरुर का पीबत है। पृष्ठ संख्या 131। चोरों को काटो तो खून नहीं। सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। राजा ने फिर कहा, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे, पर राजा की फिर आवाज आई, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है, धन्नु शाह भाई, धन्नु शाह। धन्नु शाह की तो सांस वहीं रुक गई। उसने सोचा, अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूं। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसे काम नहीं करूंगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लुटते लुटते बचा था। मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से मालामाल कर दिया गया।
वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपनी माँ और अपनी माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें मदन धन की पोटलियां लिए अपने घर की ओर लौट रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ़ से साभार। पृष्ठ संख्या 132। बातचीत के लिए। 1. क्या आपको कथा कहानी सुनना सुनाना पसंद है? अपने उत्तर का कारण बताइए। 2. इस लोक कथा का सबसे रोचक हिस्सा कौन सा है और क्यों? 3. राजा का खजाना मदन की कविता के कारण बचा या राजा के कारण जो कविता को जोर जोर से बोल रहे थे? 4. राजमहल में जब मदन ने अपनी कविता सुनाई तो सुनने वाले एक दूसरे का मुंह क्यों ताकने लगे? 5. आप इस कविता का कोई और शीर्षक सुझाइए तथा बताइए कि यह शीर्षक क्यों देना चाहते हैं। कविता की बात। उपयुक्त शब्द का चयन कर वाक्य पूरा कीजिए। 1. सुरूर सुरूर का रिक्त स्थान है। क. पियत, ख. खोजत, ग. पीबत, घ. चलत। 2. रिक्त स्थान का खोदत है। क. सरक सरक, ख. हम जानत, ग. ताक झांक, घ. खुदुर खुदुर। 3. आप कौन है साहब? उत्तर मिला, रिक्त स्थान। क. धनुषा, ख. धन्नुषा, ग. धनीषा, घ. धन्नूषा। अब आप दिए गए कोष्ठक में सही उत्तर के लिए निशान लगाइए तथा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पृष्ठ संख्या 133। मिलान कीजिए। 1. दी गई कविता की पंक्तियों को उनके क्रम से मिलाएं। यहाँ एक ओर कविता की पंक्तियां हैं, दूसरी ओर अंक दिए गए हैं। पंक्तियों को उनके क्रम में व्यवस्थित कर उनके आगे दिए गए अंकों से मिलान करना है। पंक्तियां हैं: हमसे ना बच सकत है, खुदुर खुदुर का खोदत है, जानत हो हम देखत हैं, सुरुर सुरुर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, धन्नुषा भई धन्नुषा, सरक सरक कहाँ भागत है। इनके आगे अंक लिखे हैं 6, 2, 1, 7, 8, 3, 4, 5। उदाहरण के लिए आपकी सहायता के लिए पंक्ति हमसे ना बच सकत है को अंक 7 से मिलाया गया है। अब आप इसी के अनुसार पंक्तियों को अंकों से मिलान करें। 2. रिक्त स्थानों में उपयुक्त पंक्ति लिखिए और चित्र बनाकर उनका मिलान कीजिए। यहाँ एक ओर कविता की कुछ पंक्तियां हैं तथा दूसरी ओर चित्र हैं। पंक्तियों के अनुसार चित्र एवं चित्रों के अनुसार पंक्तियों को रिक्त स्थानों में लिखिए। खुदुर खुदुर का खोदत है। इस पंक्ति के अनुसार सामने बने कोष्ठक में चित्र बनाइए। सुरुर सुरुर का पीबत है। तीसरी पंक्ति है रिक्त स्थान तथा चौथी पंक्ति है सरक सरक कहाँ भागत है। दूसरी ओर कुछ चित्र हैं। पहला चित्र रिक्त है। दूसरे चित्र में कुत्ता अपने पंजों से जमीन खोद रहा है। तीसरे चित्र में एक सांप जमीन पर रेंग रहा है तथा चौथे चित्र में एक भैंस तालाब से पानी पी रही है। पृष्ठ संख्या 134। सोचिए और लिखिए। 1. अब मैं तुझे और बिठाकर नहीं खिला सकती। मदन की मां ने ऐसा क्यों कहा? 2. जब मदन ने महल का रास्ता पूछा तो धन्नु शाह ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वह नहीं तो और कौन जानेगा? 3. कहानी में मदन की कविता को विचित्र कहा गया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है?
कारण सहित लिखिए। 4. राजा को मदन की कविता पहेली जैसी लगी। आपको यह कैसी लगी? समझ और अनुभव। 1. सुरुर सुरुर का पीबत है। पंक्ति में पीने के साथ सुरुर सुरुर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? 2. राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियां पुरस्कार में मिलेंगी। 100 अशर्फियों से आप क्या समझते हैं? 3. सरक सरक कहाँ भागत है। पंक्ति में सरक सरक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ सरक सरक का ही प्रयोग क्यों किया गया है? 4. अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूं। ऐसा धन्नू शाह ने क्यों सोचा? अनुमान और कल्पना। 1. यदि मदन रोजगार की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता तो क्या होता? 2. अपनी कल्पना और अनुमान से बताइए कि राजमहल कैसा होता होगा। 3. राजा के खजाने में क्या क्या होता होगा और कितना कितना होता होगा? पृष्ठ संख्या 135। 4. मदन की कविता से प्रसन्न होकर राजा ने उसे विदा करते समय क्या क्या उपहार दिए होंगे? 5. राजा ने मदन को बहुत सारा धन दिया होगा। उसे यह सब कहां-कहां खर्च करना चाहिए? यहाँ एक तालिका है जिसमें पहले खंड में क्रम संख्या 1 से 5 तक दी हुई हैं। दूसरे खंड में खर्च करने हेतु प्रस्ताव सुझाव है। तीसरे खंड में आपकी राय यदि कोई हो तो उसके लिए स्थान दिया गया है। क्रम संख्या 1 रिपीट। अब इस तालिका के अनुसार रिपीट। क्रम संख्या 1 खर्च करने हेतु प्रस्तावित सुझाव। मां के लिए कपड़े खरीदना। 5. राजा ने मदन को बहुत सारा धन दिया होगा। उसे यह सब कहां-कहां खर्च करना चाहिए? इसके लिए इस पृष्ठ पर एक तालिका है। तालिका में क्रम संख्या 1 से 5 तक दिए गए हैं एवं तालिका के 3 खंड हैं। पहला खंड क्रम संख्या, दूसरा खंड खर्च करने हेतु प्रस्तावित सुझाव, तीसरा खंड आपकी राय यदि कोई हो। आपकी सहायता के लिए क्रम संख्या 1 के अंतर्गत लिखा है मां के लिए कपड़े खरीदना एवं क्रम संख्या 2 के आगे लिखा है कुछ रुपए बैंक में जमा करना। अब इसी के अनुसार आप क्रम संख्या 3, 4 तथा 5 के आगे दिए गए रिक्त स्थानों में अपना उत्तर लिखिए। कहो कहानी, सुनो कहानी। कहानियां सुनना और सुनाना सभी को पसंद होता है। कहो कहानी, सुनो कहानी। कहानियां सुनना और सुनाना सभी को पसंद होता है। यहाँ दिए गए निर्देशों के अनुसार कक्षा में कविता का कमाल कहानी सुनाइए। 1. स्वयं को मदन की जगह रखकर एक कहानी अपनी मातृभाषा या अपनी पसंद की भाषा में सुनाइए। 2. मदन आपका मित्र है। मदन ने कुछ समय पहले आपको यह कहानी सुनाई थी। अब आप यह कहानी अपनी कक्षा में सुनाइए। रिपीट। यहीं एक चित्र में एक बालिका कक्ष में अपने सहपाठियों को कहानी सुना रही है। यहीं एक चित्र में एक बालिका अपनी कक्ष में सहपाठियों को कहानी सुना रही है। पृष्ठ संख्या 136। पाठ से आगे। 1. सांप रेंग कर चलते हैं। रेंग कर चलने वाले जीव जंतुओं की सूची बनाइए और कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। 2. राजमहल में कवि सम्मेलन की सूचना देने के लिए ढिंढोरा पीटा जा रहा था। आजकल ऐसी सूचनाएं
कैसे दी जाती हैं? 3. आपके विद्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आप इसकी सूचना कैसे देंगे? मीडिया और आप। विजेता बनने के बाद मदन को मीडिया के प्रश्नों के उत्तर देने पड़े। आपको मदन मानते हुए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीडिया। कवि सम्मेलन में पुरस्कार पाकर आपको कैसा लग रहा है? मदन। अब आप स्वयं को मदन मानकर रिक्त स्थानों में अपना संवाद लिखिए। मीडिया। आप इस उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मदन। अब आप स्वयं को मदन मानकर रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखिए। मीडिया। आपको राज दरबार में कविता सुनाकर कैसा लगा? मदन। अब आप मदन के अनुसार अपना उत्तर लिखिए। मीडिया। आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? मदन। अब आप स्वयं को मदन मानकर अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिए। मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। मदन। अब आप स्वयं को मदन मानकर धन्यवाद दीजिए। इस पृष्ठ पर एक टेलीविजन का चित्र है जिसमें एक पत्रकार मदन से प्रश्न पूछ रही हैं। इस पृष्ठ पर एक टेलीविजन का चित्र है जिसमें एक पत्रकार मदन के साथ वार्तालाप कर रही हैं। पृष्ठ संख्या 137। आपकी कविता। रजनी मदन की कविता को गाते हुए विद्यालय जा रही थी। उसे बहुत आनंद आ रहा था। चलते चलते अचानक उसे एक पेड़ पर कुछ बंदर दिखाई दिए। वे एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहे थे। जब वह थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे एक सियार दिखाई दिया। सियार हुआ हुआ कर रहा था। अब सियार को आधार बनाकर आप कविता को पूरा करने में रजनी की सहायता कीजिए। रिपीट। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र में रजनी गाना गाते हुए विद्यालय जा रही है और एक पेड़ पर कुछ बंदर उछल कूद कर रहे हैं तथा साथ ही एक सियार खड़ा है। इसी पृष्ठ पर एक चित्र में रजनी ने एक पत्र पकड़ा हुआ है। उस पत्र के एक ओर चिड़िया उड़ रही है और उस पत्र में लिखा है, डाल डाल क्यों कूद रहा, खों खों क्यों बोल रहा, बंदर जी भाई बंदर जी। अब आप अपने विवेक अनुसार रिक्त स्थानों में इस कविता को पूरा कीजिए। भाषा की बात। 1. मुहावरे हमेशा एक विशेष अर्थ देते हैं जो उनके शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है। जैसे फूला ना समाना। मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग। विद्यालय की खेल प्रतियोगिता में पुरस्कृत होकर राजू फूला ना समा रहा था। अब आप अपनी लेखन पुस्तिका में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क. मन में लड्डू फूटना। ख. मुंह ताकना। अब आप इन मुहावरों के अर्थ लिखकर इनका वाक्य प्रयोग कीजिए। पृष्ठ संख्या 138। 2. दिए गए गद्यांश में कहीं कहीं विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इस गद्यांश को उचित ठहराव के साथ पढ़िए। गद्यांश की पंक्तियां इस प्रकार हैं। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, अर्धविराम। पृष्ठ संख्या 138। 2. दिए गए गद्यांश में कहीं कहीं विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इस गद्यांश को उचित ठहराव के साथ पढ़िए। गद्यांश की पंक्तियां इस प्रकार हैं। गद्यांश की पंक्तियां इस प्रकार हैं। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई, हम जानत का ढूंढत है। 3. दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। क. क्या ताक झांक कर रहे हो, रिक्त स्थान। ख. अरे वाह क्या चौका मारा है।
रिक्त स्थान। ग, आइए राजा से मिलवाता हूं। रिक्त स्थान। घ, दादी देखते ही बोली, कहाँ जा रहे हो। रिक्त स्थान। अब आप इन्हीं वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर दिए गए रिक्त स्थान में वाक्य पुनः लिखिए। कलाकारी। ढोल, नगाड़ा या अन्य कोई वाद्य यंत्र बजाते हुए बोलिए, सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियां इनाम में मिलेंगी। अब इस संवाद को अपनी मातृभाषा में हाव भाव के साथ बोलिए। आपकी सूझबूझ। एक व्यक्ति के घर के बाहर 10 मीटर ऊंचा एक खजूर का पेड़ था। एक बंदर उस पर चढ़ने लगा। वह पेड़ की चोटी पर पहुंचना चाहता था। समस्या यह थी कि वह दिन के समय तो 5 मीटर चढ़ जाता था, परंतु जब रात होती तो वह 4 मीटर नीचे फिसल जाता था। क्या आप बता सकते हैं कि बंदर पेड़ की चोटी पर पहुंचने में कितने दिन में सफल होगा? यहीं एक विद्यार्थी का पुस्तक पकड़े सोचते हुए चित्र है। यहां अध्याय 11 समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। वाचन स्वर चांद मोहम्मद। निर्माण सहयोग कुसुमलता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।